न्यूज पोर्टल्स एसोसिएशन की साप्ताहिक बैठक में सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। मुकेश मंडल जी है, नरेश जी हैं, शुरुआत हो रही है और भी मित्र जुड़ेंगे। और जैसा कि प्रत्येक सप्ताह हम लोग न्यूज पोर्टल चलाने वालों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पे चर्चा करते रहते हैं। एक सप्ताह में एक ही मुद्दा होता है ताकि उस पर विस्तार से सभी लोग अपनी राय रख सके और वो खिचड़ी ना पके। नहीं तो एक ही मुद्दे पे कई सारे मुद्दे पे कई सारे लोग बोलते हैं तो पता नहीं चलता है कि क्या हो रहा है। तो अधिकतर जो लोग यूट्यूब की रिकॉर्डिंग भी देखेंगे हमारे न्यूज पोर्टल एसोसिएशन की, तो उसमें एक मुद्दे पे बड़ी गहराई से चर्चा मिलेगी क्योंकि सभी लोग उसमें डीपली सुनते हैं, समझते हैं और उस मुद्दे की तह तक जाते हैं। तो अभी आज हाल फिलहाल मतलब 2-4 दिन में एक बड़ा मुद्दा आया है मीडिया जगत में, जो मीडिया माना जाता है, पत्रकारिता माना जाता है। जाने माने पत्रकार रवीश कुमार एनडीटीवी, उन्होंने इस्तीफा दिया है अपने एनडीटीवी से। और ये सभी इस खबर से परिचित होंगे ही जो पत्रकारिता की दुनिया में है। और रवीश कुमार मुख्यतः जो है एक अब बड़े पत्रकार के तौर पे तो जाने ही जाते हैं, लेकिन उनकी पहचान मुख्य रूप से जो कही जाए वो ये है कि भाई मोदी गवर्नमेंट के विरोध में वो अपनी आवाज प्रखर रखते हैं किसी अन्य पत्रकार के मुकाबले। तो एक वो है, बाकी उनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिला हुआ है और बड़ा प्रतिष्ठित अवार्ड है। और भी कई बेसिक मुद्दे उठाते रहे। तो उन्होंने एनडीटीवी से इस्तीफा दिया, यूट्यूब पर आए। तो सबसे खुशी की बात तो ये है कि बड़े बड़े जो चैनल वाले लोग हैं वो अब न्यूज पोर्टल चलाने पे जोर दे रहे हैं, यूट्यूब चलाने पे जोर दे रहे हैं। तो पत्रकारिता का जो है, जो लोग कहते थे कि तुम्हारा आई कार्ड कहाँ है, तुम फर्जी पत्रकार हो, तब एक से बढ़कर एक धुरंधर लोग अब न्यूज पोर्टल चला रहे हैं, यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। तो अब तो लाइसेंस वाली प्रक्रिया जो है, जो लोग डराते थे पत्रकार ही, तो दूसरी जगह से जो लोग आ रहे हैं छोड़ के या निकल कर, या और भी कई सारे लोग निकाले जा रहे हैं। पुण्य प्रसून वाजपेयी निकाले गए थे एबीपी से, आज तक से। तो ऐसे लोग भी डिजिटल मीडिया को ही अपना रहे हैं। तो पहले तो इस एंगल से मैं खुशी देखता हूँ कि डिजिटल मीडिया स्ट्रांग हो रहा है और इसके माध्यम से लोगों तक जनता की आवाज पहुंच रही है, सरकार तक पहुंच रही है। यूट्यूब पे जैसे ही रवीश कुमार जुड़े 2 मिलियन से अधिक उनके सब्सक्राइबर हो गए एक ही साथ। बड़े पत्रकार हैं, बड़े नाम है, उनका अपना एक उनकी अपनी एक साख है। लेकिन जुड़ने के बाद उन्होंने मैसेज भी किया कि भाई एनडीटीवी को कोई और खरीद रहा है, तो अब डेमोक्रेसी कैसे बचेगी। जनता के ऊपर उन्होंने कई सारी बातें कही और डिजिटल मीडिया कहीं ना कहीं इन सबके बीच में स्ट्रांग होके उभरा है। तो इसी मुद्दे पे आज हम चर्चा करेंगे कि लोकतंत्र बचाने के लिए अब टेलीविजन मीडिया या फिर अखबार या फिर डिजिटल मीडिया, अब किसकी महिमा ज्यादा है, कौन ज्यादा स्ट्रांग है, कौन जनता के अधिकारों की ज्यादा रक्षा कर रहा है। रवीश कुमार के मुद्दे पे भी आप लोग अपनी कुछ बात कहना चाहें तो जरूर कहें। और इस बारे में थोड़ी सी हम गहराई से चर्चा करेंगे। तो मैं सबसे पहले नरेश जी को लाऊंगा। नरेश जी, आप कैसे देखते हैं रवीश कुमार को? आप जानते हैं पत्रकारिता, लोकतंत्र, डिजिटल मीडिया, टेलीविजन मीडिया, अखबार मीडिया, ये सब आप कैसे देखते हैं और इन सबके बीच में डिजिटल मीडिया की मजबूत होती स्थिति पे आपके क्या कहना है, नरेश जी? सबसे पहले सभी साथियों को मेरा नमस्कार। देखिए, जैसे रवीश कुमार जी जो एनडीटीवी छोड़कर डिजिटल में आए हैं, तो वहीं कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से मुझे जो लग रहा है कि बड़े चैनल अब दूसरे के इशारे पर चलते हैं। चाहे वो बड़ा ब्रांड अखबार हो या बड़ा कोई चैनल, मैं किसी चैनल का नाम नहीं लूंगा इसमें। तो जो भी है, जितने भी चैनल है, लगभग कहीं ना कहीं किसी के आप म्यूट हो गए हैं, म्यूट हो गए हैं। आप देखिए तो कैसे म्यूट हो गए। कारण हाँ, बोलिए। जिसके कारण जो है वहां जो स्वतंत्र रूप से काम करना चाहते हैं, जो पत्रकार हैं, जो लोग उसमें स्वतंत्र रूप से अपनी जो उचित है, जो लोकतंत्र के लिए सही चीज है, वो बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, उन्हें स्वतंत्रता नहीं मिलती है, जिनके कारण उसे छोड़ना पड़ रहा है। बात डिजिटल का, तो डिजिटल जो भी चलाते हैं आजकल, डिजिटल जो है सबसे कारगर साबित हो रही लोकतंत्र की रक्षा के लिए। क्योंकि कोई भी बड़ी चैनल जो है तो या बड़ा अखबार जो है, कोई छोटी मोटी घटना जो सही चीज है, जो घटना हो रही है, जो कि मान चले कोई नेताजी के विरोध में है, जो हमारे लिए, हम जनता है दी, तो हमारे हैया हक की बात हो रही है, हित की बात हो रही है, लेकिन वो चीज वो नहीं दिखाएंगे। लेकिन डिजिटल उन्हें दिखाते हैं
और जनता की जो जमीन बात होती है उन्हें वो पारदर्शिता करते हैं, सबके सामने दिखाते हैं। इसलिए कहीं कहीं डिजिटल जो है लोकतंत्र के लिए सबसे अच्छी चीज है और सबसे अच्छे चल भी रहे हैं। और रवीश जी जैसे जो पत्रकार थे जो हर मुद्दे पर बात करती थी, चाहे वो हम हो या तो, ये मैं एक अपना एग्जाम्पल मान रहा हूँ, चाहे मैं क्यों ही नहीं बड़े नेता हो या कोई बड़े सरगना हो, उनके खिलाफ खुलकर बोलते थे। कहीं कहीं लोग जिसके कारण उस चैनल से उन्हें परेशानी हुई। और ठीक बात आप जी मिथिलेश सर। अपनी बात आप कह लिए, अपनी बात कह लिए आप मुकेश जी, नरेश जी सॉरी। तो लग रहा है आवाज आ रही है, आप अपनी बात पूरी कर चुके हैं नरेश जी। जी 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 सर, बिल्कुल। ठीक है, बहुत सार्थक आपने बात कही। अशोक भाई साहब का स्वागत है। और आज का मुद्दा ये है कि जो लोग डिजिटल मीडिया से लाइसेंस मांगते थे कि फर्जी पत्रकार हैं, ये है वो है, तो अब प्रिंट मीडिया ध्वस्त हो गई है। अभी रवीश कुमार का इस्तीफा हुआ, टेलीविजन मीडिया भी, वो लोग भी सब डिजिटल मीडिया पे आ गए। टेलीविजन मीडिया की विश्वसनीयता कहीं ना कहीं कम हो रही है, काफी कम हो चुकी है। अब डिजिटल मीडिया से अशोक जी कोई लाइसेंस नहीं मांगेगा कि भाई तुम फर्जी हो कि क्या हो। और सारा के सारे लोग तो यहीं पे हैं, दूसरी जगह से निकल रहे हैं या निकाले जा रहे हैं। सबको आसरा डिजिटल मीडिया दे रहा है, और ये अच्छी बात है। ये कोई अ, अ, व्यंग्य की बात नहीं है, बल्कि बात यह है कि लोकतंत्र वास्तव में डिजिटल मीडिया से ही मजबूत रह सकता है। एक संस्थान पे दबाव बनाना बड़ा आसान है। डिजिटल मीडिया में जैसे ही रवीश कुमार जुड़े, 2 मिलियन से अधिक उनके सब्सक्राइबर रातों रात हो गए। और ये मुझे लगता है कि इतनी बड़ी ग्रोथ किसी और में नहीं थी। भाई उनकी अपनी साख है और अच्छी पत्रकारिता उन्होंने की है, लेकिन मूल उनकी पहचान है कि मोदी सरकार के विरोध में वो खड़े रहते हैं, उनकी प्रखर आवाज निकलती है। बहरहाल हमारा मेन मुद्दा है कि डिजिटल मीडिया, रवीश कुमार के इस्तीफे को आप कैसे देखते हैं अशोक जी? आप ही के पास मैं आऊंगा। उनकी गहराई, पत्रकारिता, क्योंकि पत्रकारिता के ये लोग एक शिखर पे हैं। रमन मैगसेसे अवार्ड भी इनको मिला हुआ है और बड़ा प्रतिष्ठित अवार्ड है। उसके अलावा भी पत्रकारिता के जो जरूरी मुद्दे हैं ये लोग कवर करते रहे हैं और जाने माने पत्रकार हैं। तो उनके इस्तीफे को आप कैसे देखते हैं? उनकी कही गई बातों को अगर आपने सुना हो वो कैसे देखते हैं? और डिजिटल मीडिया की मजबूत होती उपस्थिति को आप कैसे देखते हैं? अब तो कोई नहीं कहेगा ना कि भाई तुम लोग डिजिटल मीडिया वाले फर्जी पत्रकार हो, न्यूज पोर्टल चलाने वाले, यूट्यूब चैनल चलाने वाले। अशोक जी थोड़ा इस पे विस्तार से अपनी बात रखें। अभी इस पे अगर मैं अपनी अपनी खुद की बात अगर रखूं तो जितने भी ये जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलने वाले जितने भी पत्रकार है ना, वो सारे डिजिटल मीडिया पे आ गए हैं। जितने भी मैं देख पा रहा हूँ, जैसे पुण्य प्रसन्न बातें हुई है या ऐसे बहुत से बड़े पत्रकार है कि जिनको हमने टीवी चैनल पे ये मीडिया जैसे ये प्राइवेट चैनल जो टीवी चैनल आए, और उसमें अगर किसी को हमने देखा है तो ये जो बंदे जो शुरुआत में जिनको हमने देखा, ये बंदे सारे आजकल जो है जो सोशल मीडिया पे पहुंच रहे हैं। तो इसमें ये बात एक ये भी है कि पत्रकारिता करते समय जो है अगर वो सारी चीजें अगर ध्यान रखी होती तो भी इन लोगों को इस तरह से इस जगह का पर पहुंचते। कई पत्रकार जो है वो उनकी उस मतलब मनोस्थिति के कारण वो पहुंचे हैं कि हमेशा से जो है ना एक ही पक्ष लेके चलना। इन ये हाँ जी अशोक भाई साहब, हेलो। अच्छा, कॉल आ गई थी क्या आपके बीच में? नेपाल नहीं, वो हो गया था। तो सोशल मीडिया ये एक ऐसा माध्यम है कि इसमें ये सबसे प्रभावी है। पहले एक एक था कि प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। आवाज आ रही है मेरी? हाँ अब आ रही है, अब हेलो आ रही है। हेलो। आ रही है, आवाज आ हाँ रही है आ रहे आपकी। हैं, हाँ। हाँ तो जी, आ रही है।
जी हाँ हाँ हाँ, तो मैं कंटिन्यू बोलता हूँ कि ये जो सोशल मीडिया है, तो इसकी वजह से जो पहले किसी का एक ये बना रहता था कि भाई हमें कोई खबर प्रकाशित करनी है तो हमें किसी के पत्रकार के पास जाना पड़ेगा, या किसी अखबार के पास जाना पड़ेगा, या हम लोगों को किसी टीवी चैनल के पास जाना पड़ेगा। अब वो स्थिति नहीं रही। चलाता है तो मत चलाओ, सोशल मीडिया है ये सबसे बड़ा माध्यम है। अब इसके अंदर थोड़ी सी जो बातें हैं कि सही क्या है और गलत क्या है, ये इन चीजों को परखने के लिए उसमें कोई वो पैरामीटर नहीं है। तो ये तो हम लोगों को खुद को ही समझना पड़ेगा कि कौन जो क्या बात कह रहा है और वो कितनी सही है और कितनी गलत है। उसके लिए हम लोगों को ही खुद को ही वो ये करना पड़ेगा कि भाई सूरज पूर्व की साइड से निकलता है या फिर वो दक्षिण की साइड से निकलता है, ये हम लोगों को खुद को समझना पड़ेगा। ऐसा जो है मुझे लगता है कि सोशल मीडिया जो है यही पावरफुल मीडिया है। अब जिनके पीछे लोग भागते थे, अब उनकी मुझे नहीं लगता कि उनकी जरूरत अभी बची है, जो वो किसी का सर्टिफिकेट लेने की। अभी कोई सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है किसी से लेने की। ठीक बात, ठीक बात, ठीक बात, सार्थक आपने बात कही। लेकिन इस बीच में ये तो बात साबित हो गई है कि डिजिटल मीडिया का जो प्रभाव है वो व्यापक होता जा रहा है और सभी को ये आसरा दे रहा है। ये ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, भाई आ जाओ सब लोग। और हम लोग भेदभाव नहीं करते हैं। टेलीविजन के पत्रकार, अखबार मीडिया के पत्रकारों ने हमसे बहुत भेदभाव किया। हाँ, किसी दफ्तर में डिजिटल मीडिया के पत्रकारों को घुसने देने में वो लोग अपनी सोचते थे कि फर्जी पत्रकार है, ये है। अधिकारियों के साथ मिल के साठ गांठ किया, ये तो सच्चाई है। हाँ? उनको लगा कि ये लोग नए कहाँ से आ गए, लेकिन अंत में घूम फिर के वो लोग भी यहीं पे आ रहे हैं। तो समय का बदलाव है, ये समय का चक्र है। ये जो समझ गया वो राजा है, जो नहीं समझा वो फिर जो है वहीं पे पड़ा रहता है। बहरहाल रवीश कुमार की पत्रकारिता चूंकि चर्चित ये मुद्दा रहा है, इसीलिए इस मुद्दे के माध्यम से मैं डिजिटल मीडिया के प्रभाव को लेकर चल रहा हूँ। मुकेश जी, आपके पास आऊंगा मैं। आपको क्या लगता है, डिजिटल मीडिया का प्रभाव कितना बढ़ रहा है? और दूसरी बात यह है कि रवीश कुमार के बारे में आप भी अगर दो शब्द कहना चाहें तो एक बार कहें। सबसे बोलना चाहूंगा कि सर, नरेश जी जो कहे और अशोक पवार सर जो बोले, तो उनकी बात पर मैं सहमत हूँ, सेम वही है। सबसे बड़ी बात है कि डिजिटल जो मीडिया है, इसमें तो बात रखने की सभी को अधिकार है। इसमें जो है ये सभी का आसरा है। अगर कोई चैनल से निकल गया है, हम भी पहले अलग चैनल में काम करते थे, वहां से जब हम निकले तो फिर अपना इसमें अपना अकाउंट बनाए, फिर कर रहे हैं। तो अभी हमारे पास तो कोई ऐसा सवाल नहीं कर रहा है कि आप फर्जी हैं या फिर आपके पास लाइसेंस है। इनमें सभी को बात रखने की एक इति है, ये है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। इसलिए सहमत है जो अशोक पवार सर बोले, करेक्ट है। ठीक बात। रवीश कुमार के इस्तीफे को कैसे देखते हैं आप, चूंकि एक बड़ा मुद्दा है? कहीं ना कहीं उनको लगा कि जो जिसमें वो काम कर रहे हैं वो बिक रहा है, और उनकी बातों को जो भी वो अपने रखते थे सरकार के प्रति दबाया जाता है। उनको लगा कहीं ना कहीं हमारी इंसल्टी होगी, इसलिए वो उन्होंने जो भी किया, गलत तो किया नहीं, वो करेक्ट ही किए हैं। ताकि उन्हें लगता होगा, या जैसे कि हम ही अगर कोई बड़े चैनल में काम करें, अगर हमारी चैनल अगर बिकने वाला हो और हमारी आवाज को अगर दबाने की कोशिश करे, तो फिर मेरा जो बनाया हुआ है प्रतिष्ठा है, जो भी मेरा है, वो तो बिकने में या नीलाम होने में तो समय लगेगा ही नहीं। इसलिए जो भी किए हैं वो निरंतर वो सोच समझ के, एक मानिए तो सही सलाह ही है। ठीक बात है, ठीक बात है।
बहरहाल इसमें एक और इसका पक्ष है, एक पत्रकारिता का भी पक्ष आ रहा है। रवीश कुमार का मैंने वो वीडियो देखा था, जो जिसमें उन्होंने कहा है कि भाई पत्रकारिता से रिलेटेड बातें की हैं कि जनता उसको कैसे देखे। अब डिजिटल मीडिया में क्या है कि हर कोई पत्रकार है, ये भी एक बड़ा मुद्दा आता है। और जब हर कोई पत्रकार होता है तो कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन भी होती है कि भाई किसकी बात सुने किसकी बात नहीं सुने। तो जनता कैसे पहचाने कि क्या मुद्दा उसके लिए ठीक है, कौन सही बोल रहा है, कौन सही नहीं बोल रहा है, कौन अपना एजेंडा चला रहा है। बहुत सारे लोग अपना एजेंडा भी चलाते हैं, कोई सरकार के विरोध में, कोई सरकार के पक्ष में। ये चलता रहता है, ये सिलसिला चलता रहता है। और डिजिटल मीडिया पे भी अब इस तरह की भीड़ बढ़ रही है, बड़े बड़े नामी नामी चेहरे आ रहे हैं। जनता को क्या इन चेहरों के पीछे दौड़ जाना चाहिए, या अपने माइंड को ओपन रख के और फैक्ट्स की पड़ताल करनी चाहिए, फैक्ट्स के अनुसार सोचना चाहिए, फैक्ट्स के अनुसार काम करना चाहिए। अशोक भाई साहब थोड़ा इस पे राय रखें कि जनता अब कैसे देखे। यूट्यूब पे पचासों लोग हैं, सैकड़ों लोग हैं, हजारों लाखों लोग हैं, किनको सुने किनको न सुने, क्या ध्यान रखे, थोड़ा पहचान कैसे करे जनता देखते समय कि कौन अपना एजेंडा चला रहा है, कौन रियलिटी की बात कर रहा है। थोड़ा सा इसके कुछ एक पॉइंट्स अशोक जी। जी जी। जो मेरा अनुभव है ना, उसके हिसाब से अगर मैं आपको बता दूं, तो प्रिंट मीडिया में क्या होता था कि हम लोग खबर लिखते हैं ना, तो उस समय हम बोलते कि इसने इसके खिलाफ ऐसा बोल दिया। अब ये बोल दिया तो ये एक हेडलाइन बन जाती है। और फिर वो उसने वैसा बोल दिया तो जिसके खिलाफ बोला है उसकी फिर दूसरे दिन जो है प्रतिक्रिया वो उसमें लग जाती। तो उसकी दो खबर बन जाती थी। लेकिन जब मैं प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मैं जुड़ गया, तो सबसे पहले हमको यही बताया गया कि खबर जो है वो बैलेंस होनी चाहिए। अगर इसने इनके खिलाफ ये बोला है तो किसके खिलाफ बोला है उसकी भी प्रतिक्रिया लो, इसकी ये प्रतिक्रिया और उसकी वो प्रतिक्रिया, और वो बैलेंस होना चाहिए। तो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये नयापन था। और इस नएपन के कारण ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है सबके बीच में ये पॉपुलर भी हुआ। लेकिन कुछ समय के बाद ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये आ गया कि भाई हम जो बोलेंगे वही चलेगा और वही हम जनता को दिखाएंगे, वो जनता को अपने हिसाब से गुमराह करके जो कुछ लोग जो है उसको किसी एक साइड पे लेकर जाना शुरू कर दिए। तो जनता को भी अभी ये सोचना पड़ेगा कि देखिए, हम जो महाराष्ट्र महाराष्ट्र से हम बिलोंग है, तो मैं मराठी का मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। जब हम स्कूल में पढ़ते थे, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के जो गुरु थे वो दादोजी कोंडदेव थे, ऐसा करके हमें सिखाया गया। और हमने भी जो है जब चौथी क्लास में ये सब्जेक्ट था इतिहास में, तो उसमें अगर छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु कौन है ऐसा करके सवाल आता था। अगर हमने दादोजी कोंडदेव लिखा तो उसके लिए 2 नंबर तो पक्के मिलते थे। लेकिन आजकल ये हो गया कि भाई उसके ऊपर काफी सारा बहस हुआ कि भाई ये दादोजी कोंडदेव तो कभी इनके गुरु रहे ही नहीं। ये तो वहां पे जो एक किले के कुछ हवलदार वगैरह जो पदाधिकारी थे ऐसे थे, ऐसा करके अभी जो रिसर्च में साबित हुआ। तो हमें भी ये लगता है कि हमें जब कोई बोलता है कि भाई ये ऐसा था, तो हम लोगों को भी हमको दिमाग लगाना चाहिए कि भाई ये ऐसा होगा क्या। हम कोई हमको बता रहा है, अभी जैसे मैं बोल दूं, मेरा 74 का डेट ऑफ बर्थ है। अभी मैं अगर नथुराम गोडसे ने गलत ये करके हम गांधी जी को गोली मारी थी, या गांधी जी ये था, ऐसे अगर उसके बारे में अगर मैं कुछ किसी को ज्ञान दे रहा हो, तो मैं उस समय मौजूद था क्या, ये भी किसी ने सोचना चाहिए। कि भाई अशोक पवार अगर ये बोल रहा है गांधी जी की हत्या के संदर्भ में अगर कुछ किसी को समझा रहे हैं, तो वाकई वो सही समझा रहे कि नहीं समझा रहे। अशोक पवार के ऊपर भी ये करना चाहिए। ये नहीं है कि अशोक पवार से बहुत ज्यादा ये है, अशोक पवार बहुत मीठे बोलते हैं, ये करते, इसलिए उसके ऊपर विश्वास मत करो। विश्वास तभी करो आंखों देखी और कानों सुनी, इसको ही लोग जो है सही मानते हैं। तो वैसे ही हमको रिसर्चर खुद को बनना पड़ेगा और खुद को समझना पड़ेगा कि भाई वो सामने वाला अगर बोल रहा है तो वो सही बात है कि नहीं बात। अगर वो हमें लगता है कि भाई वो नहीं था, अगर किसी ने बोला कि दिल्ली से पुणे तक 8 घंटे में घोड़ा लेके कोई बंदा पहुंचा, तो
उसके ऊपर भी हमको ये होना चाहिए कि भाई घोड़ा इतना दौड़ सकता है क्या, कोई दुनिया में इतना दौड़ने वाला घोड़ा पैदा हुआ है क्या आज तक। तो इसके ऊपर अगर रिसर्च करेंगे तो हम उस बात को हम फिर ये कर पाएंगे। अगर हमें कोई बोलता है कि भाई 20 दिन में घोड़े पे यहाँ पे पहुंचा है, हो सकता है 20 दिन में कोई पहुंच सकता है, लेकिन 8 घंटे में पहुंच सकता है क्या, तो नहीं पहुंच सकता है। मुझे किसी ने रामायण का ये करके बोला कि जब नासिक में प्रभु रामचंद्र जब वनवास में थे, उस समय पे लक्ष्मण जी जो है हमारे क्षेत्र में जो है फल इकट्ठा करने के लिए पहुंचे थे। तो मैंने यही सवाल किया कि भाई अगर फल ये करने नासिक में थे और फल इकट्ठा करने के लिए अगर यहाँ तक पहुंच गए, नासिक और यहाँ का लगभग 600 किलोमीटर का अंतर है। अब फल इकट्ठा करते करते 600 किलोमीटर पहुंचने के लिए वो आदमी की ये कितनी होनी चाहिए, कद कितना बड़ा होना चाहिए कि उतने कद का आदमी घूमते घूमते यहाँ तक आसानी से पहुंच जाए। तो जितना उसका कद होना चाहिए उतना कभी भी मतलब जहां से इंसान की उत्पत्ति हुई है वहां से अब तक उतना ये हुआ नहीं है। रामायण का काल कितना है, 8,000 साल का। तो 8,000 साल पहले इंसान का कद कितना हुआ करता था मैक्सिमम, तो नहीं पहुंच सकता वो। तो ये है गलत बात। तो इस तरह से लोगों को खुद को रिसर्चर बनना चाहिए, ये मेरा कहना है। ठीक बात है, ठीक बात है। बिल्कुल सार्थक आपने बात कही कि जब तक आदमी खुद रिसर्च नहीं करेगा, खुद फैक्ट्स पे नजर नहीं डालेगा, और इसका देखिए माध्यम बड़ा आसान, किसी के पीछे सीधा मैं नाम ले लूं, चाहे राइट विंग का चाहे लेफ्ट विंग का, सीधे किसी के पीछे जाने की बजाय आप दोनों तीनों पक्ष को सुनिए। डिजिटल मीडिया है आपके पास, चीज ऐसा तो है नहीं कि टीवी का प्रोग्राम है अभी खत्म हो जाएगा। टीवी पे तो मजबूरी रहती है कि टीवी का प्रोग्राम आ रहा है अभी आधे घंटे बाद गायब हो जाएगा। आपके पास वीडियोज हैं, अगर किसी मुद्दे पे आप तह तक जाना चाहते हैं, जो भी ऑडियंस है, तभी बात बनेगी। और उसके लिए जरूरी है कि चलो ठीक है, एक पक्ष आप रवीश का भी सुन लेते हैं, एक पक्ष आप जो है जी न्यूज का भी, या जो अ, सुधीर चौधरी है उनका भी सुन लेते हैं किसी एक हाँ, मुद्दे पे, तो थोड़ी सी आपकी राय जो है क्लियर हो जाएगी। भाई सीधे नाम लेने में क्या बुराई है, जो दिखता है वो समझ में आता नहीं है, सही कोई बात। समस्या नहीं। रवीश कुमार का अपना सिस्टम दिखता है, उसके बाद जो है हाँ सुधीर चौधरी का भी दिखता है। अब रवीश कुमार का भी ठीक है, मोदी के विरोध बेशक है, लेकिन उद्योगपतियों को बड़ा मजाक उड़ाते हैं, धन्ना सेठ है, ये है वो है। लेकिन हकीकत ये है कि जो लोगों के जीवन में बदलाव आया है, अंबानी अडानी की चाहे जितनी बुराई कर ली जाए, लेकिन ये फोन और 5G रवीश कुमार ने तो दिया नहीं है, या किसी पत्रकार ने तो दिया नहीं है लोगों के जीवन में क्रांति। ये तो किसी उद्योगपति ने ही दिया है, ये तो किसी एंटरप्राइजिंग व्यक्ति ने ही दिया है। जो भी क्रांति आ रही है तो बिजनेसमैन का भी अपना स्थान है। हाँ, वो क्या गलत करता है क्या सही करता है, यही तो पत्रकारिता का काम है, इसको किया जाना चाहिए कि भाई इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में। लेकिन किसी चीज को हल्के में उड़ाना, मुझे लगता है कि ये चीज बहुत सार्थक नहीं है, और ये दूसरे के योगदान को कम करने जैसा है। पत्रकारों का अपना योगदान है। इसी प्रकार से सुधीर चौधरी भी बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन उनकी रिपोर्ट में कभी भी नहीं दिखता है, वो कान पकड़ के घुमा के वो तारीफ पे ही ले आते हैं बेचारे। तो ठीक है, ये भी अपना एक एजेंडा है, ये भी अपना एक सिस्टम है। तो किसी भी मुद्दे पे घुमा फिरा के, जहां गलती भी होगी वहां भी घुमा फिरा के वो बंदा ऐसी अपनी रिपोर्ट तैयार करता है कि वो एक पॉजिटिव आता है। तो सबका अपना एजेंडा है, सबकी अपनी सोच है, सबकी अपनी कहानी है, लेकिन जनता के तौर पे हमें दोनों तीनों चीजों को सुन के और एक क्लियर माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इसी में मुझे लग रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति की सार्थकता है। और यूट्यूब पे अगर एक वीडियो आप ब्राउज कर रहे हैं, आपको पता है कि भाई 2-3 वीडियो देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कौन विरोधी है कौन पक्ष में है। तो दोनों तीनों को आप 2-3 बार देख लीजिए, और देखने के बाद अपनी एक राय बनाइए कि कौन कहाँ सही बोल रहा है कौन कहाँ गलत बोल रहा है। लॉजिक के साथ आप जाए कि भाई ठीक है, ये जो बोल रहा है ये फैक्ट बोल रहा है कि ये गलत बोल रहा है, ये जो बोल रहा है व्यक्ति ये केवल विरोध के लिए बोल रहा है, भड़काने के लिए बोल रहा है, कि वास्तव में ये डेवलपमेंट इसका, डेमोक्रेसी इसका ध्येय है। बहुत सारे लोग भड़काने वाली ही बात बोलते हैं कि ठीक है चलो ठीक है ऐसे हो जाए, अडानी के खिलाफ बगावत कर दो। अरे भाई ठीक है, अडानी के खिलाफ बगावत तो कर दिया जाएगा, लेकिन बाकी काम कैसे होगा, बाकी जो प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है वो सॉल्व कैसे होंगी। तो ऑब्जेक्टिव एक नजरिया रखना बहुत जरूरी है। नरेश जी क्या कहते हैं, जनता कैसे समझे भीड़ में कि क्या सही है क्या गलत है? आपका क्या पर्सपेक्टिव है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में?
कि सबसे बड़ी बात है जनता को खुद निर्णय लेना होगा आखिर क्या हो रही है। जैसे कि समय के हिसाब से, जिस तरह से समय की आंधी चल रही है उस हिसाब से सबको चलना चाहिए। जैसे अभी रवीश कुमार सर आए, वो भी समय के हिसाब से ही आए हैं। और कहीं ना कहीं यदि उद्योगपति के विरोध में हम चल रहे हैं तो उसे चलना भी जरूरी है। क्यों जरूरी है कि यदि उसकी मनमानी ना हो, वो कुछ गलत करे अपने सही काम के आड़ में, गलत करे वो ना हो पाए। और जनता की बात रही तो जनता को सोचना चाहिए कि कहाँ से हमें सुविधा मिल रही है, कौन सा व्यक्ति क्या दे रहे, बोल क्या रहे हैं और कर क्या रहे हैं, उनसे क्या निचोड़ निकल के आ रही है सामने, वो चीज पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। आखिर आज बड़ी बड़ी चैनल ही है तो वो सिर्फ दिखाते हैं कि हाँ ये किसी भी नेता ही हो या कोई आम पब्लिक हो या कोई बड़ी उद्योगपति हो, उनके बारे में दिखाते इस तरह से वो प्रोग्रेस कर रही है। ठीक है, अब जनता उन्हें भी देख रही है कि वो धरातल पर सही चीज साबित हो रही है या सिर्फ वो प्रोग्रेस उनकी जो है दिखाने भर ही है। वो चीज जनता को खुद सोचना चाहिए और वो अपने हिसाब से काम करना चाहिए, अपने हिसाब से उसे निर्णय लेना चाहिए आखिर कौन सही है, जिनकी बैटआउट की जाए, इन्हें समर्थन दी जाए। और बात रही आज हम लोग जो डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से चल रहे हैं, कहीं ना कहीं डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत ही कारगर और मजबूत साबित हो रही है, इसलिए कि जनता का जो सही चीज है, निचोड़ है, वो दिखाया जाता है। और ये निचोड़ एक बार नहीं, लोग उन्हें बार बार देखते हैं। जब हमने मान ली डिजिटल पर यूट्यूब पर डाल दिया, फेसबुक पेज पर डाले या इंस्टाग्राम पर कहीं भी डालते हैं, तो उन्हें लोग बार बार देखकर ये अनुमान लगाता है कि सही है या गलत है। तो कहीं ना डिजिटल वाले जो भी है, चाहे हम हो या और कोई है, आप है, तो जो चीज डालते हैं सोच समझ के डालते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं तर्क निकलता है कि वही बड़ी चैनल है, लंबी लंबी चला ली उतर रही, लेकिन जनता फिर दोबारा, अरे अच्छा भी है सही भी है, तो दोबारा लोगों को सुनने के लिए नहीं मिलता कि आखिर वो ये सर ने क्या बोले थे, किस तरह से वो हमारे काम के लायक है या नहीं है। इसलिए डिजिटल डिजिटल प्लेटफॉर्म कहीं ना कहीं मजबूत है और जनता भी सोच रही है कि जहाँ जो सही उनके लिए उचित है उनको सपोर्ट करेंगे और करते रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात आपने कही। आप क्या कहेंगे भाई साहब, मुकेश मंडल जी, थोड़ा सा इस पे अपनी राय रखें आप, क्योंकि जितने लोगों की राय निकलेगी ना, हमारा एक उद्देश्य ये रहता है कि मैक्सिमम लोगों की राय से कुछ बात निकले, क्योंकि एक आदमी बोलेगा तो अपना नजरिया बोलेगा, जब चार आदमी बोलेंगे तो वो फिर अलग बात आएगी। क्या गलत तो नहीं कर रहा हूँ भाई साहब अशोक जी? तो सबकी राय निकल के आनी चाहिए। मुकेश जी क्या कहेंगे आप इस मामले में? वो तो है सर, कभी कभी जुड़ते हैं सर। आप भी कुछ कहे सर। आप ही नहीं तो मैंने तो बताया, आप अपनी बात भी बताइए इस मुद्दे पे, क्या लगता है आपको? चलिए ठीक है, इस चीज को आगे बढ़ाते हैं और इस दिशा में आगे बढ़ते हुए हम दुआ करते हैं कि भाई डेमोक्रेसी के लिए, देखिए पत्र बहुत सारे लोग काम करते हैं और जनता के काम करते 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 पता चलता है कि अपने हित की ही काम करने लगते हैं। बिजनेसमैन भी बहुत सारे घोटाले करते हैं, पुल बनाते बनाते पता चलता है उसमें घोटाला करके अपने फायदे के लिए भी। गुजरात में बड़ा हादसा हुआ मोरबी का, और उसमें सैकड़ों लोग उसमें समा गए बेचारे। तो ये उद्योगपति भी अपना फायदा देखते हैं कि भाई कैसे बच जाएगा। अगर कोई टेंडर मिलता है 1,000 करोड़ का, तो 1,000 करोड़ का टेंडर 200 में ही कैसे कर दिया जाए, बाकी 800 करोड़ रुपए घोटाले में चले जाते हैं। ये हमारे देश की सच्चाई है। इसको तो पत्रकार ही उजागर कर सकता है। नेता भी है, नीतियां बन रही हैं, नीतियों के साथ साथ घोटाले भी हमारे देश में एक से बढ़ के एक आए हैं, और ये सारा काम निकालने का पत्रकार ही करते हैं। ये बात हम जानते हैं अच्छे तरीके से। पत्रकारों के बिना तो देश चलेगा नहीं, लेकिन हकीकत ये है कि पत्रकारिता है डिजिटल मीडिया पे, न्यूज पोर्टल में, यूट्यूब चैनल में, फेसबुक में पेज में, और उसके अलावा व्हाट्सएप में। कई सारी कमियां भी हैं, लेकिन कई सारी अच्छाइयां भी हैं इसकी। अब उन अच्छाइयों को, कमियों को हम तभी पहचान सकते हैं जब सबको देखें, सुने और अपना दिमाग ओपन रखें। थोड़ा टफ है, लेकिन मुझे लगता है कि समय के बदलावों को मनुष्य स्वीकारता रहा, इसीलिए डायनासोर खत्म हो गए और मनुष्य बचा रहा। बहुत सारे समय के बदलावों को साइंटिफिक देखा जाए तो फिर से मनुष्य स्वीकार करेगा और फिर से इस चैलेंज से पार पाएगा, ऐसी उम्मीद है, ऐसी अपेक्षा की जाती है। अशोक भाई साहब के पास आएंगे, 1 मिनट बचा है भाई साहब, सबका आभार व्यक्त करते हुए विषय को समराइज करके और मीटिंग की समाप्ति की घोषणा करें। अशोक भाई साहब। जी हाँ, जो आज की जो चर्चा हुई बड़ी ही सार्थक चर्चा रही। और जो मित्र इस मीटिंग में जुड़े, इन सभी का मैं पहले तो आभार व्यक्त करता हूँ। और ऐसे ही हर सप्ताह जो मीटिंग होती है, इस मीटिंग में जो है ज्यादा से ज्यादा जो सदस्य है इसमें भाग ले और एक अच्छे विषय के साथ जो है
उसमें चर्चा करें। और एक जो हमारा जो न्यूज पोर्टल एसोसिएशन का जो यूट्यूब के ऊपर जो पुराने वीडियोस के साथ जो प्रोग्राम देखते हैं, तो उनको भी कुछ उसमें से जो जानकारी मिले, यही मैं आशा करता हूँ। और जो आज की जो रवीश जी के संदर्भ में जो जैसे चर्चा हुई है, वो भी बड़ी अच्छी चर्चा हुई है। और सभी ने जो है कि आज का जो डिजिटल मीडिया का जो महत्व है, वो भी अभी सभी को मालूम हो गया होगा कि भी देखो, सबसे बढ़िया जो ये है प्लेटफॉर्म है, वो डिजिटल मीडिया और ये सोशल मीडिया, यही प्लेटफॉर्म है। और ये सबको समाता है अपने इसमें, सबको सम्मिलित करता है, न्याय भी देता है ये। ठीक बात, ठीक बात। तो मिलते हैं फिर अगले सप्ताह। आप सभी मित्रों का हार्दिक आभार, हार्दिक शुभकामनाएं, और मजबूत करते रहते हैं संस्था को भी, डेमोक्रेसी को भी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।